नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश गायकवाड़, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। पूरा देश जहां पर कोरोना से लड़ रहा है, उसी दरमियान ये नई शिक्षा नीति की घोषणा हो रही है और काफ़ी सारे प्रचार प्रसार माध्यमों पर इसकी चर्चा हो रही है। एमएचआरडी द्वारा एक 60 पेज का ड्राफ्ट जारी किया है। तो इस नई पॉलिसी में क्या है? इसमें हमारे लिए क्या है? क्या ये हमारे हित की है? क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? अलग अलग जगह से अलग अलग जानकारियाँ मिल रही हैं। तो इस बात को लेकर लोग जो हैं काफ़ी चिंता में हैं। काफ़ी अध्ययन के बाद मैंने कुछ बोल्ड पॉइंट्स निकाले हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये नई शिक्षा नीति, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो साथियों, भारत में संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले 1966 में पहली शिक्षा नीति बनाई थी। उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति बनाई गई। तो लगभग 34 साल बाद शिक्षा नीति की बात इस देश में हो रही है। हालांकि इस पर 2015 से चर्चा हो रही थी, पर अचानक से लॉकडाउन में घोषणा करने के पीछे सरकार का क्या मकसद हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा क्षेत्रों में भारत का जो गिरता स्तर है, घटिया शिक्षा नीति पर उठते सवाल, शिक्षा की जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अभी लॉकडाउन में जो ऑनलाइन एजुकेशन पर से लोगों का जो उड़ता विश्वास हो रहा है, ये इन सभी चर्चा को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करने से पहले यह बात जान लें कि ये केवल एक ड्राफ्ट है। हो सकता है इसमें आगे चल के बदलाव किए जाएं और ये कब लागू होगी, इसमें कई सवाल है, क्योंकि इस पर संसद में चर्चा होगी, इस पर बिल बनाया जाएगा, उसके बाद इस पर कार्यक्रम बनाए जाएंगे, उसके बाद में ये लागू होगी। पर जहाँ तक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा है कि न्यू एजुकेशन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला उत्तराखंड जो है, ये पहला राज्य बना है देश का। तो उत्तराखंड में ये पॉलिसी ऑलरेडी लागू हो चुकी है। तो साथियों, ये जो 60 पेज का जो ड्राफ्ट है, जिस पे से मैंने कुछ बोल्ड पॉइंट्स निकाले हैं, तो ये जो ड्राफ्ट मैंने पढ़ा तो मुझे इसमें एक बात समझ में आई कि इसमें बहुत कुछ हिडन है, छुपाया हुआ है और बहुत कुछ अनएक्सप्लेन्ड है। यानी कि बहुत सारी बातों को आधा अधूरा ही बताया गया है। उसके पीछे सरकार क्या कार्यक्रम करने वाली है या उस टारगेट को किस तरीके से अचीव करने वाली है, इस बारे में कोई भी जानकारी सरकार ने नहीं दी है। और इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सरकार हमारे छात्रों के बारे में कितना सोचती है, पर दोस्तों व्यवहार में कितना लागू होगा, ये हम लोग नहीं जानते। कहीं 15 लाख जैसा ना हो जाए। जैसे 15 लाख का दावा किया था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, उसी तरीके की बात ये ना हो जाए। और एक बात, पुरानी पॉलिसी में क्या खामियां थी, नई लाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई, इस बात पर कोई चर्चा नहीं है। पूरा ड्राफ्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पुरानी समस्याओं का हल करने के लिए इस नई शिक्षा नीति में विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस शिक्षा नीति में। कुछ अन्य बदलाव भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इस पॉलिसी में केंद्र सरकार ये कह रही है कि टोटल जीडीपी के 6% वो शिक्षा पर खर्च करने की बात कर रहे हैं। हालांकि 1966 से लेकर ये बात चल रही है कि 6% शिक्षा पर लगाया जाए टोटल जीडीपी का, लेकिन 2019 तक अगर हम बात करें तो 2019 तक ये आंकड़ा अभी तक अचीव सरकार नहीं कर पाई है।
अब तक केवल 2.5 से 3% ही टोटल जीडीपी का शिक्षा पर खर्च हो रहा है, तो अचानक से ये 3% से ऊपर कैसे बढ़ेगा या अचानक से 6% पे कैसे चला जाएगा? ये सोचने वाली बात है और इसके ऊपर सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर इस दिशा में किस तरीके से काम करेगी या 6% को कैसे अचीव करेगी, इसके बारे में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी बात नहीं की गई है। राइट टू एजुकेशन की तहत यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 से 18 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करती है, जो कि मेरे ख्याल से इसमें कोई नई बात नहीं है। आर्टिकल 21A, संविधान का आर्टिकल 21A अगर पढ़ते हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल कहता है 6 से 14 तक के उम्र वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना यह काम सरकार का है, ये काम सरकार का है। और आर्टिकल 45 जो है संविधान का, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है, यानी 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोषक आहार और शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी काम सरकार का है और ये बात आर्टिकल 45 में लिखी है। तो ये दोनों आर्टिकल को मिलाया जाए तो हो सकता है कि ये 3 से 14 तक बने, तो ये 4 साल और बढ़ाया गया है। तो 1950 के बाद में अगर हम देखें तो लगभग 70 साल हो रहे हैं और 70 सालों में अगर केवल 4 साल बढ़ा दिए तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो पहला पैटर्न था, जो 34 साल से जो पैटर्न चलता आ रहा था, वो पैटर्न था 10+2 का, हम सभी को जो पता है। तो 10+2 को हटाकर इन लोगों ने 5+3+3+4 का पैटर्न अभी लाया है। तो इसमें जो पहले 5 साल है, ये पहले 5 साल प्री स्कूलिंग के हैं, फाउंडेशन स्टेज जिसको कहा जाएगा। तो इसमें प्री स्कूलिंग के 3 साल और उसके बाद में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा तक ये फाउंडेशन स्टेज है, पहले 5 साल का है। उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज है, जो प्रिपरेटरी स्टेज उसमें 3 से 5वीं क्लास तक, तीसरी से 5वीं क्लास तक का ये प्रिपरेटरी स्टेज है। उसके बाद में 6वीं से लेके 8वीं क्लास तक ये मिडिल स्कूल स्टेज है और उसके बाद में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ये सेकेंडरी स्टेज है। तो इस तरीके से 5+3+3+4 यानी 3 साल से लेके 18 साल तक का ये एजुकेशन इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो इसमें उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कक्षा 5 तक या हो सके तो कक्षा 8 तक स्थानीय भाषा में या राज्य भाषा में या मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ऐसी बात इस पॉलिसी में की गई है। और ये जो बात है ये सरकारी एज वेल एज़ प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को भी लागू होती है। यानी कि सरकार का अब ये कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अब नहीं रहेंगे और इसके जगह पर जो स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, जो मातृभाषा होगी, उस मातृभाषा में ही बच्चों को अभी पढ़ाया जाएगा। यानी जो मॉडेम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वो मॉडेम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो अंग्रेज़ी नहीं होगा, अभी वो उनकी मातृभाषा होगी और इंग्लिश ये केवल मात्र एक सब्जेक्ट बनकर रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का विचार करें, तो ग्लोबलाइजेशन में आज जहाँ पर हम सभी देश एक दूसरे से अभी बात कर पा रहे हैं और अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेज़ी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और उस हिसाब से अंग्रेज़ी को अगर हम बचपन से पढ़ाने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो 10th पास करके जब वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हायर एजुकेशन में सभी सब्जेक्ट्स अंग्रेज़ी में होते हैं, तो तभी हमारे छात्रों को जो वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर बचपन से अंग्रेज़ी का अगर अंग्रेज़ी में अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो लैंग्वेज जल्दी सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और हालांकि इस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि बच्चों में नई भाषा को सीखने की जो
काबिलियत होती है वो ज़्यादा है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो सरकार उनको अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ाना चाहती? ये मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करें तो जो सरकारी जो प्राइवेट ठेकेदारों ने जो स्कूल खोल के रखे हैं, ये जो इंग्लिश मीडियम और जो कॉन्वेंट के जो स्कूल्स खोल के रखे हैं, ये कैसे हटाएंगे? क्या इसको हटाना मुमकिन है? तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार द्वारा ये जो प्राइवेट ठेके हैं ये हटाए जाएंगे। तो देखते हैं। उसके बाद में त्रिभाषीय फार्मूला की बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है। इस त्रिभाषीय फार्मूला में क्या है? तो 3 में से 2 भारतीय भाषा होगी, इसमें से एक इंग्लिश रहेगी, जाहिर सी बात है। और जो 2 भारतीय भाषा होंगी उसमें से आपकी एक स्टेट की लैंग्वेज होगी और एक हिंदी हो सकती है या उसके जगह संस्कृत हो सकता है। तो अभी ये लोग जो है ये क्षेत्रीय भाषा पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जहाँ पर संस्कृत की बात करें तो फाउंडेशन से लेके मिडिल स्कूल स्टेज तक, यानी लगभग तीसरी कक्षा से लेकर लगभग मिडिल स्कूल स्टेज तक, यानी 10वीं तक 12वीं तक संस्कृत पढ़ाने की बात ये पॉलिसी कर रही है। अभी अंग्रेज़ी को हटाकर संस्कृत को लाने की ये जो बात चल रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें छात्रों का क्या फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि संस्कृत पढ़ के छात्रों का बहुत बड़ा फ़ायदा इस देश में होने वाला है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी पढ़कर ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है संस्कृत के बजाय। पर ये लोग संस्कृत पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर भारत को आगे बढ़ाने की बात ये पॉलिसी कर रही है और एक तरफ वो अंग्रेज़ी हटाकर संस्कृत को लाने की बात कर रही है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मुझे लग रहा है, ये बहुत बड़ा भेद लग रहा है इनकी बातों में। तो एक तरफ तर्क की और विज्ञान की बात चल रही है, दूसरी तरफ भाषा सिखाने की भी बात चल रही है। मुझे भी खुद संस्कृत विषय था और संस्कृत को देववाणी कहा जाता है और ये एक विशिष्ट धर्म के विचारधारा का प्रभाव निर्माण करने के लिए ये भाषा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रभाव निर्माण करने के लिए खुद सिखाई जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो संस्कृत सिखाने का जो सुझाव है, ये सुझाव भारतीय शिक्षण मंडल जो आरएसएस की एक विंग है, इन्होंने दिया था। और एमएचआरडी को बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी जो नाम देने का जो सुझाव है, ये सुझाव भी इस भारतीय शिक्षण मंडल का ही है, जो आरएसएस की एक विंग है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विंग है। और उनका ऐसा कहना है कि लगभग 60% सुझाव ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मान लिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कमेटी है उन्होंने कम बनाई है और ये आरएसएस ने ज़्यादा बनाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद में 6ठी से 8वीं तक का ये जो मिडिल स्कूल स्टेज है, ये मिडिल स्कूल स्टेज में ये स्किल एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, यानी व्यावसायिक कोर्स देने की बात कर रहे हैं। व्यावसायिक कोर्स में क्या क्या होगा? इसमें शिल्प काम होगा, धातु काम होगा, वेल्डिंग फिटिंग जैसे आईटीआई में जो कोर्स होते हैं, बागवान है, उसके बाद में ड्राइंग है। तो इस तरीके से वो जिस तरीके से आईटीआई में सब्जेक्ट होते हैं, उस तरीके के कोर्स वो हमारे छात्रों को 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब एक तो स्किल्ड वर्कर्स को भारत में कोई भी मान्यता नहीं है। जैसे बाहर के कंट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर्स को जो मान्यता मिलती है, वहाँ के प्लम्बर को भी एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन भारत में वैसा नहीं है। स्किल्ड एजुकेशन को, स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे ज़्यादा मान्यता नहीं है। और स्किल एजुकेशन की अगर बात करें तो उसको सिखाने के लिए हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक तो छोटी छोटी स्कूल हैं, बहुत सारी स्कूल तो पेड़ के नीचे चल रही है,
उनको इमारत भी नहीं है। लगभग 2 लाख स्कूल ऐसी हैं जो जिनको इमारतें नहीं हैं, जो पेड़ के नीचे ली जाती हैं। और दूसरी बात, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक उस लेवल पर नहीं है जितने होने चाहिए। और उसके बाद में जो ये स्किल एजुकेशन सिखाया जाएगा, उसके लिए तो केवल सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्या उस लेवल के जॉब हमारे भारत में अवेलेबल हैं? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने पैदा होता है। उसके बाद में स्किल एजुकेशन अगर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल एजुकेशन लेने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बाल कामगार इसमें पैदा हो सकते हैं। अगर मान लो कि 8वीं कक्षा तक अगर किसी को स्किल एजुकेशन दिया और फिर उसको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अभी मैं अभी से नौकरी करना शुरू करूँगा, या अभी मेरी पढ़ने की चाहत नहीं है, या अभी मैंने जो सीखा है उसकी बदौलत मैं कुछ आगे पैसे कमा सकता हूँ, तो स्किल एजुकेशन से कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में जाने की जो प्रेरणा है वो ख़त्म हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भारत में जहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में जो विद्यार्थियों का जो सहयोग है, जो पार्टिसिपेशन है, जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास साधन नहीं है। और अगर वो बच्चे अगर स्किल एजुकेशन लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी उस छोटी उम्र में वो नौकरी ढूंढने के प्रयास में लग जाएंगे, और जिसके वजह से हायर एजुकेशन तक जाने के लिए जो प्रेरणा उनको मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिबरल एजुकेशन की बात करती है। लिबरल एजुकेशन का मतलब है कि नैतिक मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़, मानवता की बात ये सिखाने वाले हैं, अलग से सिखाने वाले हैं। और हालांकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तक वो सिखाने वाले हैं, यानी हायर एजुकेशन लेवल तक वो सिखाने की बात कर रहे हैं। अब इस लिबरल एजुकेशन में क्या होगा, कहीं अगर 60% अगर सुझाव अगर आरएसएस के अगर वो लागू कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस मानवता में वो आरएसएस की विचारधारा सिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की केवल एग्ज़ाम रहेगी। इसके बीच में कहीं भी एग्ज़ाम लेने की वो बात नहीं कर रहे हैं, केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा तक के एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो 10th और 12th का जो बोर्ड होगा वो ऐसे ही जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10th का बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, पर जहाँ तक मैंने एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा कि 10th और 12th का बोर्ड जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद में जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री में रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब ये 360 डिग्री का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि छात्र यानी खुद विद्यार्थी, शिक्षक, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक, और सहभागी यानी कलीग्स जो उसके साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर मार्क्स देंगे। तो इस तरीके का 360 डिग्री का ये रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न होगा, ऐसा ये बात कर रहे हैं। अब ये कितना कारीगर साबित होता है ये तो हम नहीं जान पाएंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पाठ्यक्रम, हमने आज तक देखा है कि बहुत सालों से, लगभग 30-40 सालों से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आया है, और वही पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं। हमारी पहली जो पीढ़ी थी वो भी पढ़ रही थी, हमारे माता पिता जी ने भी वही पढ़ा, हम लोग भी वही पढ़े हैं, और आने वाले जो अभी छात्र हैं हो सकता है कि उनके लिए कुछ नया पाठ्यक्रम देखने को मिले। तो ये पाठ्यक्रम में वो बात कर रहे हैं कि रटने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए विषय वस्तु को कम करके खोज विषयक, चिंता विषयक, चिंतन विषयक, चर्चा विषयक और विश्लेषण विषयक आधारित बनाया जाएगा। और इसमें ये जो पाठ्यक्रम बनाने का जो काम है ये NCERT नामक संस्था करेगी, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और इसके द्वारा ये जो सिलेबस है ये सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा। और
हो सकता है कि अगर इस एनसीईआरटी में अगर ब्राह्मणवादियों का भरना रहा तो उनकी विचारधारा की किताबें तैयार रहे होंगी। और जैसे कि अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा सांगली का कि 10वीं की इतिहास की किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर वो बहुजन महापुरुषों को अगर सिलेबस से वो बाहर करेंगे तो हमारे जो बहुजन छात्र हैं वो हमारे महापुरुषों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। उनका आंदोलन क्या था, उनका मकसद क्या था, ये वो जान नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों को सिलेबस से हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसके बाद में निजी स्कूलों को प्रोत्साहित और सक्षम करने की बात ये पॉलिसी कर रही है। सबसे खतरनाक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए निजी और सरकारी स्कूलों को संबद्ध किया जाएगा, यानी कोलैबोरेशन में चलाया जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि किसी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, किसी स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, किसी स्कूल में कंप्यूटर उनका कंप्यूटर की अगर कोई क्लास नहीं है, तो इसमें जो सरकारी ग्रांट जो मिल रहा है, तो ये सरकारी ग्रांट को प्राइवेट स्कूल द्वारा इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी संभावना है। और इसमें क्या हो सकता है, सरकारी स्कूलों का अस्तित्व भी ख़त्म हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस तरीके से अगर प्राइवेट को अगर सरकारी स्कूलों के साथ अगर कोलैबोरेट किया जाए तो जो शिक्षा का दर्जा जो प्राइवेट स्कूलों में है, क्या वही शिक्षा का दर्जा सरकारी स्कूलों में मिल सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो सरकारी स्कूलों को बढ़ाने के बजाय ये लोग सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के साथ कोलैबोरेट करने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही घातक है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रही है। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने बात की कि पुरानी पॉलिसी में क्या कमियां थी, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी। तो जहाँ तक प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों की बात करें तो इनकी स्थिति को सुधारने की बात ही नहीं की है इस पॉलिसी में। एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने की बात की नहीं है। उनका दर्जा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम इस पॉलिसी में नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहाँ तक शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों को केंद्र स्थान पर रखने की ये शिक्षा नीति बात कर रही है। और इसमें जो शिक्षक भर्ती होगी, इसमें होनहार शिक्षकों की भर्ती पर विशेष जोर दिया जाएगा। यानी गुणवत्ता वाले शिक्षकों को भर्ती किया जाने की बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। तो गुणवत्ता वाले शिक्षक का ये दूसरा अर्थ भी हम ले सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पर अभी रिज़र्वेशन लागू नहीं होगा। यहाँ पर SC ST OBC के जो प्रोफेसर्स या शिक्षक होंगे वो अभी भर्ती शायद नहीं होंगे। तो स्थानीय भाषा के स्थानीय शिक्षकों की भर्ती पर ये पॉलिसी जोर दे रही है। और फिर सर्वप्रथम रिक्त पदों की भर्ती की बात कर रही है, पर उसके ऊपर अभी तक कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी में प्रदान नहीं किया है। अगले 2 दशकों में अपेक्षित जो विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां हैं, इसका आकलन करने के लिए एक आयोग बनाने की ये बात कर रही है और उस आयोग के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये पॉलिसी में कही गई है कि शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों से रोका जाएगा। यानी कि शिक्षकों को अभी तक जो जनगणना के कामों में या फिर उनको इलेक्शन के कामों में जो अभी तक शिक्षकों को व्यस्त किया जा रहा था, तो ये जो गैर शिक्षण जो गतिविधियां हैं, ये गैर शिक्षण गतिविधियों को रोका जाएगा और शिक्षकों का ध्यान केवल शिक्षा की तरफ ही रहे। इस प्रकार की बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रही है, जो कि अच्छी बात है। पर ये लागू कितना होगा और
जनगणना के लिए या फिर इलेक्शन ड्यूटी के लिए अलग से मैन पावर कहाँ से लाएंगे, ये सरकार के सामने शायद बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति की बात ये कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे मेरिट आधारित छात्रवृत्ति की बात हो रही है। यहाँ पे रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही यहाँ पे निकाल दिया गया है। उसके बाद में गेस्ट टीचर जो है, ये गेस्ट टीचर की जो भर्ती की बात हो रही थी, तो ये गेस्ट टीचर की भर्ती की बात अभी पूरी तरह हटा दी गई है और परमानेंट भर्ती की बात ये आयोग कर रहा है, ये पॉलिसी कर रही है, जो कि अच्छी बात है। तो इसके लिए टीचर ट्रेनिंग बोर्ड जो है ये बनाया जाएगा, जो कि देश के सभी शिक्षकों के लिए ये कंपलसरी होगा। ये देश के सभी शिक्षकों के लिए है और इसको राज्य सरकार बदल नहीं सकती, इसमें कोई हस्तक्षेप राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का जो मामला है ये भी पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो इस तरीके से पूरा जो पावर जो है, स्टेट की पावर को छीन कर कहीं ना कहीं ये पॉलिसी जो है ये केंद्र सरकार के पास ये सारी शिक्षा की पावर सौंपने का काम कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है ये सारी केंद्र सरकार के हाथ में होगी। शिक्षा को लेकर सारे निर्णय ये केंद्र सरकार ही लेगी, ऐसा ये पॉलिसी से साफ दिखाई दे रहा है। शिक्षा एक बेसिक नीड है और इस बेसिक नीड को, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, ये सभी को मिलनी चाहिए, सभी को मुहैया होनी चाहिए, इजी टू एक्सेस होनी चाहिए। केवल इस पॉलिसी में लिखा गया है, लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रोग्राम इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद में SEDG ग्रुप जो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, इसके बारे में केवल मात्र चर्चा की है, पर इनकी शिक्षा क्षेत्र में सहभागिता के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो इस प्रकार से देश की जो बड़ी लोक संख्या है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ये पॉलिसी फेल हो रही है। निजीकरण को रोकने के बजाय बढ़ावा देने वाली यह पॉलिसी है। इसमें बहुत बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, ये बहुत बड़े चांसेस हैं और बहुत सारे रास्ते उन्होंने इस पॉलिसी में बनाए हैं। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, ये सभी को मिलनी चाहिए। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये शिक्षा जनसामान्य तक कैसे पहुंचेगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में ये एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हमने जाना। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए इसको 2 भागों में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उच्च शिक्षा में क्या 4 चांद लगाए गए हैं, इसके बारे में आपको अगले सेशन में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।